हाँ जी बच्चों, तो भैया अब ये वाले लेक्चर में हमें प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जाननी है। क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की और कैसे निकालते हैं, और कुछ प्रैक्टिस करेंगे सवालों की और कंफर्टेबल बनेंगे इस चीज़ के लिए। तो ज़रा एक बात छोटी सी बहुत शुरुआत की ट्रिग्नोमेट्री से चालू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ कि साइन पाई बाई 6 की वैल्यू बोलूँ, तो आप तो तुरंत देखकर कह दोगे कि भैया इसकी वैल्यू तो 1/2 होती है। अगर मैं इसको इन्वर्स में ले जाऊं तो ले जाओगे साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई बाई 6। हुआ क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू मिल गई। यही काम करना है। लेकिन अगर मैं 5 पाई बाई 6 की वैल्यू देखता साइन में, तो वो भी 1/2 आती। क्या मैं तब ये कह पाऊंगा कि 1/2 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर तो बहुत सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं जिसपे 1/2 मिल रहा होगा, लेकिन इनवर्स बना रहे हैं तो वो यूनिक होता है, ऐसा आपको मालूम है। तो फिर अलग अलग वैल्यू नहीं आ सकती, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो कौन सी ली जाए? इसीलिए वो हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनाई थी, जो आपको याद हो, वही यहां पर केयर करनी है। हमें यहां पर हर फंक्शन के लिए एक पर्टिकुलर इंटरवल देखना है जिसमें की वैल्यू चूज करनी है। मैं साइन इनवर्स की 1/2 वाली वैल्यू अगर मैं इस तरीके से देखूं तो ये वाली भी दिखेगी, ये वाली भी दिखेगी और भी दिखेंगी, लेकिन मैं ये वाली लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इन्वर्टिबल बनाया था। प्रिंसिपल ब्रांच, वो प्रिंसिपल ब्रांच थी -π/2 से π/2। मैंने चित्र पहले से बना रखे हैं कि आप लोग बार बार इनके ग्राफ को देखो और दिमाग में उतना ज़्यादा ग्राफ जाए। अब यही चित्र मेरे को जानकारी भी दे रहे हैं, जब भी कभी मैं साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू चूज करूंगा तो -π/2 से π/2 के बीच वाली लूंगा। अगर कॉस के लिए चूज करना है, कॉस इनवर्स के लिए, तो 0 से पाई वाली लेना है। टैन इनवर्स के लिए चूज करना है तो -π/2 से π/2 जाना है। कॉट के लिए 0 से पाई जाना है। सेक के लिए 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2 जाना है। और कोसेक के लिए -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0 जाना है। और इनमें जो वैल्यू मिलती है वही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। यानी अब कुछ एग्जाम्पल से समझें तभी बात अच्छे से जाएगी। सपोज मैंने आपसे कह दिया कि साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 की वैल्यू बताओ, तो अब क्या कहोगे? अरे ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमको मालूम है अगर जरा सा भी तकलीफ हो रही है तो इसको उल्टा करके देख लेना, तकलीफ खत्म हो जाएगी। उल्टा करके देखने का मतलब क्या? मैं इसको बोल दूंगा थीटा और साइन थीटा की वैल्यू बोल दूंगा 1/√2। तो मैं थीटा को ढूंढ लूंगा, लेकिन थीटा को ढूंढो बट ऐसे लिखकर थीटा बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हमें प्रिंसिपल ब्रांच वाला थीटा चाहिए। और प्रिंसिपल ब्रांच वाला थीटा कौन सा होगा? जहां पर 1/√2 होता है वो होगा π/4, इसलिए ये लिख दिया। या थोड़ी समय बाद आप इतने हैबिचुअल हो जाओगे कि फटाक से देखा, अच्छा 1/√2 ये तो भैया 45 डिग्री पे साइन वैल्यू देता है, यानी कि 45 हो गया, सीधे लिख दिया। फिर एक और लेते हैं बेटा, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू। अब जरा देखो, जब मैंने cos इनवर्स लिया हुआ है तो cos के लिए याद रखना कि 0 से पाई तक ही मैं वैल्यू निकाल सकता हूं, निगेटिव में या और किसी जगह नहीं जाना है मेरे को। तो फिर से मैं वही छोटे वाले तरीके से प्रोसीड करता हूं और फिर मैं विचार करता हूं कि माइनस कब कब होता है। भले आपको इसका ज़्यादा कंफर्टेबल अभी नहीं है, इसके लिए तो कंफर्टेबल हो तो आप cos के लिए देख लो, cos की वैल्यू ढूंढ लो जाकर बेटा, बिना तकलीफ के। cos की वैल्यू अगर देखते हो तो ये कौन सी वैल्यू आती है? इसको कहते हो आप 2π/3। देख लो, ऐसा बोलते हो कि नहीं? अब ये 2π/3 वैल्यू आती है जहां पर -1/2 होता है। आती इसके आगे भी है, लेकिन वो सब छोड़ देनी है। हमको कौन सी चाहिए? केवल इतनी। तो थीटा कितना हो जाएगा? 2π/3, याद रखें। ठीक है, बात समझ में आई? अब ऐसे ही कुछ और प्रैक्टिस करते हैं सवालों की, तो थोड़ा ये कॉन्सेप्ट और दिमाग में जाएगा और बड़े बड़े सवाल भी लाएंगे। लाओ भाई कुछ और साफ करो इसको। देखो जी, अभी साइन के अंदर π/3 माइनस साइन इनवर्स भी आ रहा है,
डरने की बात नहीं, हमें तो केवल ये टारगेट करना है कि इसकी वैल्यू क्या है। जब इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ रख दूंगा, बाकी सॉल्व कर लूँगा। तो भैया साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या है? अब ये बार बार हैबिचुअल करना है अपने को। -1/2 साइन कब वैल्यू देता है? -π/6 पे। अगर इसके लिए मैं इन्वर्टिबल देखूं तो -π/6, और फिर साइन ऑफ π/3 माइनस का -π/6 करेंगे तो ये तो प्लस हो गया, साइन π/2 हो गया, जिसकी वैल्यू 1 आ गई। बोलो जी ठीक बात है। फिर देखो एक और, देखो जी क्या आ गया। अभी यहां पर मैंने सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स लिया हुआ है और बाहर कोसेक भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम तो धीरे धीरे सब कर डालेंगे। ये अगर देखा जाए केवल सेक इनवर्स -√2 की बात करी जाए, सेक इनवर्स -√2 सेक कौन से एंगल के लिए वैल्यू देता है? देता तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके लिए इन्वर्टिबल अगर याद रखो तो वो 0 से पाई के बीच में है, π/2 को छोड़कर। तो वो कौन सी वैल्यू आएगी? अगर माइनस का मैं यहां रखूंगा तो वो आती है 3π/4। और सेकेंड वाले के लिए अगर देखें कॉस इनवर्स ऑफ -1, कॉस इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू क्या है? कॉस तो भैया -1 रखोगे भी तभी पाई तक जाएगा, वो पाई ही बना रहा होगा और कुछ नहीं बनेगा। और फिर कुछ नहीं रह गया, अब तो मैं 3π/4 प्लस पाई रख दी मैंने वैल्यू। और अगर इसे सिंप्लीफाई करो तो ये तो मैं 2π माइनस π/4 करके लिख सकता हूं, जिसकी वैल्यू माइनस का, कोसेक में माइनस का π/4 होती है, और ये बन जाएगी आपकी माइनस का √2। बोलो जी ठीक है, बात समझ में आई कैसे हमने चूज किया? यही काम करना है यहाँ पर आपको, प्रिंसिपल वैल्यू चूज करनी है इस तरीके से। और प्रिंसिपल वैल्यू के लिए उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मालूम होनी चाहिए, वो कौन सा इंटरवल है जहां पर इनको हमने इन्वर्टिबल बनाया था। ठीक, फिर आगे देखते हैं। लो भाई देखो जी क्या रह गया। अब यहां पर मैंने कॉस इनवर्स लिया और tan इनवर्स लिया हुआ है, फिर भी टेंशन नहीं लेना बेटा। कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू अगर तुम देख रहे हो तो कॉस तो हमारा 0 से पाई तक ही प्रिंसिपल ब्रांच है, तो उस इंटरवल पे इसकी वैल्यू आएगी π/3। और tan इनवर्स -1/√3 के लिए देखो तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से π/2 होती है, इसलिए हम कह देंगे इसकी वैल्यू आएगी माइनस का π/6। अब वो स्टैंडर्ड पुरानी वाली वैल्यूज याद होनी चाहिए, नहीं तो फिर भैया ये डिब्बा गोल हो जाएगा कि tan की -1/√3 पे वैल्यू कितनी होती है tan थीटा की, और ये π/6 माइनस π/3 माइनस π/6 करके लिख दीजिएगा, तो ये आ जाएगा tan π/6 विच इज 1/√3। ठीक है भैया, बात समझ में आई? छोटी सी बात है, बड़ी आसान सी बात है। बोर्ड में ये 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है, एक छोटा सा सीबीएसई बोर्ड में 1 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है। इतनी सी बात पूछ लेते हैं, इतनी सी पूछ लेते हैं या कुछ भी, और वो आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं। लाओ देखो जी एक और आ गया, क्या है? कॉस इनवर्स, फिर साइन, फिर कॉस इनवर्स आ रहा था। कोई दिक्कत की बात नहीं भैया, एक तरफ से चलते हैं, अंदर वाले से चलेंगे। कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब क्या हो गया भैया? इसकी इन्वर्टिबल डोमेन, तो ये तो आपका सीधे सीधे π/3 लिख दिया जाएगा, इतनी वैल्यू देख लो। और ये साइन ऑफ लिखा है और बाहर कॉस इनवर्स लिखा है। अब साइन π/3 की वैल्यू 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। लो भाई कॉस इनवर्स √3/2 और कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू π/6 बन जाएगी। बोलो जी बात समझ में आ रही है? कुछ अननोन वेरिएबल वाले इसके आगे सवाल लेते हैं, जरा देखना। जाओ भाई दूसरा लाओ, देखो जरा क्या है ये? कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू 0 का है, और मेरे से पूछा गया x प्लस y की वैल्यू बताओ। 2 इनवर्स और 2 अननोन आ गए, अभी अचानक से अननोन मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर थोड़ा ग्राफ से भी या इन जनरल भी आपके दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए कि कॉस इनवर्स जो मैंने लिया हुआ है, कॉस इनवर्स y जो लिया हुआ है, ये दोनों इंडिविजुअली 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहे हैं। थोड़ा सा रेंज से जोड़कर इसको देखना पड़ेगा हमें। इन दोनों की रेंज 0 से पाई है, और अगर इनको मिला दोगे तो 0 से 2 पाई हो जाएगा कि नहीं?
और अब ये रेंज बेस्ड सवाल बन जाता है। ये 0 से 2 पाई जा रहा है और सामने 0 लिखा है, ऐसा कब हो पाएगा? ऐसा केवल तभी हो पाएगा जब दोनों के दोनों इनवर्स बराबर 0 हो जाएं। और 0 कब होते हैं भैया? कॉस इनवर्स 0 कब होता है? 0 रखो। ये पूरी वैल्यू 0 कब होती है? जब वैल्यू 1 आती है। अंदर वाली वैल्यू अगर 1 रखें यानी x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 होगा, तो ये x प्लस वाई की वैल्यू जो पूछी गई थी वो 2 हो जाएगी। ये वो तरीके का सवाल था जिसमें कि वैल्यू नहीं निकालनी थी, लेकिन फिर भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू का आइडिया लेना था कि भैया हाँ इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ जाती है, और फिर अगर इक्वेशन होल्ड कर पा रही है क्या, उसके हिसाब से हमने चेक किया। एक और ऐसे ही सवाल देखना जरा, लाओ देखो जी जरा। यहां पर मैंने साइन इनवर्स ले लिए, 3 साइन इनवर्स हैं, वेरिएबल सबके अलग अलग हैं, सामने 3 पाई बाई 2 आ गया। और फिर मैंने पूछा इनके x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। तो भैया 3 हो या 4 हो या 10 हो या 15 हो, अब पहली चीज एक ही इक्वेशन और एक से ज्यादा वेरिएबल हैं, तो जुगाड़ तो कुछ और लगेगा। और वही यहाँ का जुगाड़ है जो रेंज को देखकर इनकी प्रिंसिपल वैल्यू चूज कर रहे हैं। अगर इसकी रेंज ऑब्जर्व करो तो -π/2 से लेकर π/2 जा रही है भैया, ये भी इसी कैटेगरी में है, ये भी इसी कैटेगरी में है। अगर इन तीनों को मिला दो तो -3π/2 से लेकर 3π/2 ही जाएगी। और गौर करें तो यही है जो यहां लिखा हुआ था, मतलब ये जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा तभी ये इक्वेशन होल्ड करेगी, और ये पूरा अपनी मैक्सिमम वैल्यू तभी अटेंड करेगा जबकि तीनों के तीनों साइन इनवर्स x इंडिविजुअली अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करें, दैट इज π/2। और π/2 पे साइन कब वैल्यू देता है, π/2 कब आ रहा होता है, जब x की वैल्यू 1 रखते हैं, यानी कि x1 x2 और x3 की वैल्यू 1 होनी चाहिए। मतलब अब यहां पर हम बहुत सारे इन जनरल n होते तब भी आप कर सकते थे, तो वो घर पे सोचना कि अगर ऐसे n हो जाएंगे तो करेंगे, तो फिर कैसे करेंगे, तब भी ऐसा ही हो जाएगा। ठीक, तो ये वाले पार्ट में प्रिंसिपल वैल्यू हमने जानी। अब अगले वाले पार्ट में हम इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करें, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जरा देखो।